हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोमेंट्स माइंड्स इंग्लिश। और आज हम जो लिटरेरी पीरियड की हमारी सीरीज चल रही थी, जो कि यूपी पीजीटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। यूपी पीजीटी का अभी जो न्यू रिसेंट सिलेबस आया है, उसके हमने लिटरेरी पीरियड के सारे जो पॉइंट, सारे जो पार्ट्स है, वो डिस्कशन कर लिए हैं। जैसे कि रिनेशा है, रिफॉर्मेशन है, न्यू क्लासिकल, रेस्टोरेशन पीरियड, रोमांटिक पीरियड और विक्टोरियन एज, विक्टोरियन पीरियड। और अब जो लास्ट जो पीरियड टॉपिक बचा है वो क्या है? मॉडर्न पीरियड। आज हम मॉडर्न पीरियड के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इंपॉर्टेंट राइटर्स और उनके वर्क और जितने भी नॉवलिस्ट हुए हैं, क्या क्या फीचर रहे इस पीरियड के, वो सब इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसलिए लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। और जिसने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है लिटरेरी पीरियड्स के सभी टॉपिक्स की, वो प्लीज़ एक बार जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि उन वीडियो में सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट को इंक्लूड किया गया है, जो कि हमारे आने वाले एग्जामों में लिए काफ़ी एक्सपेक्टेड है और जो लास्ट सभी एग्जाम में आए हुए फैक्ट्स हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। मॉडर्न पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हम सब ये वन लाइनर के रूप में देख रहे हैं और फैक्ट्स के रूप में, जिससे कि हमारे माइंड में इजली याद हो जाए। Modern age in English literature is generally considered to begin around 1901 and with the death of क्वीन विक्टोरिया। जो मॉडर्न एज की स्टार्टिंग है वो कब होती है? जब क्वीन, जो रानी विक्टोरिया होती है, उनकी डेथ हो जाती है। क्योंकि जो विक्टोरियन एज की स्टार्टिंग है वो उनके जो शासन स्टार्ट होता है 1837 से 1901 तक। जब तक उनकी डेथ नहीं होती तब तक वो इंग्लैंड पे शासन करती हैं। जब उनकी डेथ हो जाती है, उनकी मृत्यु के बाद मॉडर्न एज की स्टार्टिंग हो जाती है। द मॉडर्न एज आल्सो कॉल्ड द एज ऑफ एंजाइटी। और मॉडर्न एज को क्या कहा जाता है? एज ऑफ एंजाइटी। ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि एज ऑफ एंजाइटी किस एज को कहा जाता है? तो ये मॉडर्न एज को कहा जाता है, क्योंकि इस एज में काफ़ी ज़्यादा डिजास्टर वर्ल्ड वार हुए थे। उनके फर्स्ट वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड, और भी बहुत सी क्रांतियाँ हुई थी। द मॉडर्न एज इज characterized by experimentations, fragmentation, disillusionment and psychological exploration। ये सभी उसके क्या थे? करेक्टर, मतलब करेक्टर्स थे इस एज के। क्योंकि इस एज में लोगों का ना, जो रिलीजन है, गॉड से विश्वास है, वो ख़त्म हो गया था। क्योंकि उस समय इतने लोगों का मार कुटाई काट फिट हुई थी, और सारा चीज़ का पूरे जो सब चीज़ की जो हानि हुई थी ना, उस चीज़ से लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन आ गया था और लोग अपने खुद एक्सपेरिमेंटेशन के मोड में आए थे और साइकोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन ज़्यादा हुआ था इस टाइम। वर्ल्ड वार फर्स्ट कब स्टार्ट होता है? 1914 से 1980 तक। डीपली इन्फ्लुएंस मॉडर्न लिटरेचर, जिसने कि मॉडर्न लिटरेचर को काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड किया। वर्ल्ड वार सेकेंड 1939 से 1945 तक इसका जो टाइम पीरियड रहता है, और इसने फर्दर इंटेंसिफाइड द सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी इन मॉडर्न लिटरेचर। और इसने और ज़्यादा जो मॉडर्न लिटरेचर है उसको क्या इंटेंसिफाइड किया और बढ़ा दिया था अनसर्टेनिटी को। द मॉडर्न एज विटनेस द डिक्लाइन ऑफ विक्टोरियन वैल्यूज एंड ट्रेडिशन। जो मॉडर्न एज थी वो किसका प्रूफ थी, किसका सबूत थी? एक साक्ष्य थी कि डिक्लाइन, किसका डिक्लाइन, पतन हो गया था? जो विक्टोरियन वैल्यूज थे और ट्रेडिशन। जो विक्टोरियन एज में वैल्यू और ट्रेडिशन थे, उनका जो उनका जो विनाश था, उनका जो मतलब पतन हुआ था, वो उसका प्रूफ था। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस मॉडर्न राइटर। और उस समय जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था और अर्बनाइजेशन, उसने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया मॉडर्न लिटरेचर को। द राइज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चैलेंज ट्रेडिशनल रिलीजियस बिलीफ। जो साइंस था और साइंस और टेक्नोलॉजी का इसमें काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ था? राइज मतलब आविष्कार हुआ था काफ़ी ज़्यादा
लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था, साइंस और टेक्नोलॉजी को, जो कि किसको चैलेंज करता है, जो ट्रेडिशनल रिलीजियस बिलीफ थे, जो उस टाइम के ट्रेडिशनल रिलीजियस बिलीफ चलते आ रहे हैं उसको चैलेंज किया। डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, और डार्विन थ्योरी जो इवोल्यूशन के ऊपर आई थी, कंट्रीब्यूटेड टू द क्वेश्चनिंग ऑफ ट्रेडिशनल बिलीफ। उसने भी जो ट्रेडिशनल बिलीफ चलता आ रहा था वो उन लोगों का इंग्लैंड में जो इवोल्यूशन, जो जैसे किस तरह से मनुष्य का जन्म हुआ, किस तरह से इस धरती पे सब प्रजाति मतलब जीव जंतु आए हैं, उन सबके ऊपर उन्होंने डार्विन ने थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जिसने क्वेश्चन किए थे, किसने जवाब किए, मतलब क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिया था ट्रेडिशन जो बिलीफ थे लोगों के, जो पहले से चलते आ रहे थे। सिगमंड फ्रॉयड, साइक्लोएनालिसिस ग्रेटली इन्फ्लुएंस मॉडर्न लिटरेचर, और एक बहुत ही महान सिगमंड फ्रॉयड जो राइटर थे, इन्होंने भी क्या मॉडर्न लिटरेचर को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया, क्योंकि इन्होंने अपनी थ्योरी में मनुष्य के जो नेचर होता है, किन चीज़ों पे बिलीव, किन चीज़ों पे क्या करता है, हम अपना व्यवहार व्यवहार किस चीज़ पर डिसाइड करता है, किस किन स्टेजों के ऊपर, तो इन्होंने थ्योरी दी थी। इसने भी काफ़ी इन्फ्लुएंस किया था मॉडर्न लिटरेचर को, जो कि हम सी टेट और टेट के जितने भी एग्जाम उसमें इनकी थ्योरी पढ़ते हैं सिगमंड फ्रॉयड की। नेक्स्ट कार्ल मार्क्स आइडियाज़। कार्ल मार्क्स आइडियाज़ ने किसको इन्फ्लुएंस किया था, मॉडर्न राइटर एंड सोशल क्रिटिसिज्म। कार्ल मार्क्स का जो आइडिया था उनका ये था कि सब लोगों को इक्वलिटी और ब्रदरहुड एंड आए पूरे समाज में, तो वो उससे काफ़ी, उसने भी काफ़ी इन्फ्लुएंस किया था कि उसको मॉडर्न राइटर्स को, और इन्होंने सोशल क्रिटिसिज्म, सोशल समाज के जितने भी ट्रेडिशन बिलीफ थे, जो यूटिलिटेरियनिज्म मतलब सर्वसत्ताधारी लोग थे, उन सबको क्रिटिसाइज किया। नेक्स्ट है नीत्शे फिलॉसफी। नीत्शे फिलॉसफी कंट्रीब्यूटेड टू द इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड ऑफ मॉडर्न एज, और नीत्शे जो की फिलॉसफी थी, इन्होंने भी काफ़ी क्या क्या था, जो मॉडर्न एज में उसको मतलब इंटेलेक्चुअल उसकी बैकग्राउंड को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया था। क्योंकि नीत्शे की थ्योरी क्या थी, उनकी थ्योरी थी कि वो मानते थे कि अब जो टाइम है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, इस समय गॉड की कोई नीड नहीं है, और गॉड के बारे में सोचना और उसके ऊपर ही अपनी लाइफ को डिपेंड होकर मानना ये सही नहीं है। इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने काफ़ी अपने ऊपर खुद पे विश्वास करके, खुद को आधार मान के एक थ्योरी दी थी, जिससे कि फिलॉसफी ने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया था मॉडर्न राइटर को। मॉडर्न लिटरेचर एम्फसाइज्ड द इंडिविजुअल्स इनर कॉन्शियसनेस। जो मॉडर्न लिटरेचर था वो उसने क्या इन्फ्लुएंस किया, जो इनर कॉन्शियसनेस थी, अंतरात्मा, अपने अंदर की जो फीलिंग है उसको जगाने के लिए काफ़ी जोर दिया था मॉडर्न लिटरेचर ने। नेक्स्ट, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बिकम एन इम्पोर्टेंट नैरेटिव टेक्निक, और इस समय सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो एक टेक्निक हुई थी वो की क्या हुआ था, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जिससे कि मॉडर्न राइटर्स थे, इसमें मॉडर्न राइटर ऑफन रिजेक्टेड लीनियर प्लॉट एंड कन्वेंशनल स्टोरी टेलिंग। जो मॉडर्न राइटर थे उन्होंने उस जो लीनियर मतलब चलते आ रहे थे प्लॉट थे लोगों के, जो राइटर्स पहले यूज करते थे उसको, और कन्वेंशनल जो स्टोरी टेलिंग थी उन सबको क्या क्या रिजेक्ट किया है। मॉडर्निज्म बी में देखते हैं मॉडर्निज्म। मॉडर्निज्म प्राइमरीली एसोसिएटेड विद लिटरेरी एक्सपेरिमेंटेशंस एंड रिजेक्शंस ऑफ कन्वेंशनल फॉर्म। मतलब ये किसका इसका मुख्य जो किससे एसोसिएटेड थी, संबंधित थी, लिटरेरी जो एक्सपेरिमेंटेशन थे और रिजेक्शन ऑफ कन्वेंशनल फॉर्म, जो लोग पहले से ही पारंपरिक जो फॉर्म्स यूज करते थे उसका रिजेक्शन था, और खुद भी, और इन्होंने लिटरेरी में खुद एक्सपेरिमेंट किया, खुद अपने अकॉर्डिंग लिखना स्टार्ट किया। इस समय और फ्री वर्ड्स में ज़्यादा लोगों ने लिखा है, और क्या कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस का यूज किया है। मॉडर्निज्म रीच्ड इट्स पीक अप्रोक्सीमेटली बिटवीन 1910 एंड 1930। 1910 से 1930 के बीच ये अपने चरम मतलब काफ़ी ऊंचाइयों पे था मॉडर्निज्म। इसके जो इम्पोर्टेंट राइटर हैं, सबसे इम्पोर्टेंट राइटर्स में कौन आते हैं, T.S. Eliot, Ezra Pound, जेम्स जॉय, वर्जीनिया वुल्फ एंड W.B. Yeats आर मेजर मॉडर्निस्ट राइटर। इन्होंने अपने वर्क में काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्क से इन्फ्लुएंस किया है मॉडर्न लिटरेचर को।
जेम्स जॉयस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रैक्टिशनर्स ऑफ द स्ट्रीम कॉन्शियसनेस टेक्निक। जेम्स जॉयस थे काफ़ी कहते इम्पोर्टेंट प्रैक्टिशनर्स थे जिन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस का यूज किया है, लेकिन बाद में इसको फेमस किसने किया था? वर्जीनिया वुल्फ इस फेमस फॉर हर साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल नॉवल। वर्जीनिया वुल्फ ने अपने जो नॉवेल्स थे उसमें काफ़ी इसको एक्सपेरिमेंट किया है और साइकोलॉजिकली यूज किया है, तो इन्होंने इसको और भी फेमस बनाया था। और ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से कौन से राइटर संबंधित थे? तो सबसे पहले जेम्स जो उनको क्या क्या कौन इसका डेवलप किया है, लेकिन फेमस वर्जीनिया वुल्फ ने किया है। टी.एस. एलियट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएट एंड क्रिटिक्स ऑफ मॉडर्न एज। टी.एस. एलियट जो थे काफ़ी इम्पोर्टेंट मतलब पोएट्स थे एंड क्रिटिक्स थे मॉडर्न एज। उन्होंने काफ़ी क्रिटिकल वर्क लिखे जैसे कि विलियम शेक्सपियर के ऊपर हैमलेट को लिखा है, और उन्होंने सारे राइटर को काफ़ी क्रिटिकल वर्क मतलब वेस्ट मान के क्रिटिसाइज किया है और अपना एनालाइज अपनी थ्योरी भी दी है कि वो क्यों क्रिटिसाइज किया गया है। इसलिए ये राइटर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं टी.एस. एलियट, और इनके खुद के वर्क भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इजरा पाउंड वाज अ मेजर फिगर ऑफ द इमेजिस्ट एंड मॉडर्निस्ट मूवमेंट। इजरा पाउंड जो थी वो भी काफ़ी एक मेजर फिगर थे इमेजिस्ट एंड मॉडर्निस्ट मूवमेंट के। इजरा पाउंड ने क्या यूज किया है इस टाइम मॉडर्निज्म में? इमेजिस्ट को यूज किसने किया था? इमेजिस्ट से कौन एसोसिएटेड है? इजरा पाउंड। W.V. Yeats is considered a traditional figure between Victorian and modern literature. W.V. Yeats से तो वो कहते हैं ट्रांजिशनल फिगर माने जाते हैं किसके? विक्टोरियन एज के और मॉडर्न लिटरेचर के। मॉडर्निस्ट पोएट्री ऑफन यूज मिथ, सिंबोलिज्म, एल्यूजन एंड फ्रेगमेंटेशन। जो मॉडर्निस्ट पोएट्री थी उसने काफ़ी क्या यूज किया है? मिथ को यूज किया है, सिंबल मतलब सिंबल को यूज किया, एल्यूजन एंड फ्रेगमेंटेशन का यूज काफ़ी मिलता है इस टाइम। वेस्टलैंड इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएम ऑफ मॉडर्निज्म। मॉडर्निज्म की सबसे जो इम्पोर्टेंट ग्रेटेस्ट पोएम मानी जाती है वो क्या मानी जाती है? वेस्टलैंड, जिसको टी.एस. एलियट ने लिखा है। वेस्टलैंड वाज पब्लिश्ड इन 1922, और वेस्टलैंड को कब पब्लिश किया गया था? 1922 को। टी.एस. एलियट्स द वेस्टलैंड कंटेन्स द फेमस फ्रेज अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ। इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट और फेमस फ्रेजेस है जो कि कभी एग्जाम में पूछा गया है, और ये फर्स्ट लाइन भी है द वेस्टलैंड की, अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ। इलियट डेडिकेटेड द वेस्टलैंड टू इजरा पाउंड, और टी.एस. एलियट ने जो वेस्टलैंड है किसको डेडिकेट की है? इजरा पाउंड को। इजरा पाउंड इज डिस्क्राइब बाय इलियट एज इल मिग्लियोर्स फैब्रो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना, क्योंकि ये सारे जो भी हमने टी.एस. एलियट के बारे में पढ़ा है सारे इंपॉर्टेंट है वैसे तो। इन द डेडिकेशन टू द वेस्टलैंड, और इजरा पाउंड इज डिस्क्राइब मतलब किस तरह से डिस्क्राइब किए गए हैं? इल मिग्लियोर फैब्रो, डेडिकेट करते हुए वेस्टलैंड में इनको डेडिकेट किया है इस फ्रिज से। द वेस्टलैंड कंसिस्ट ऑफ 5 सेक्शन, और वेस्टलैंड में कितने सेक्शन है? 5 सेक्शन है, जिसमें से हम देखते हैं 5 सेक्शन के नाम। फर्स्ट है द बुरियल ऑफ द डेड, द बुरियल ऑफ द डेड, अ गेम ऑफ चेस, एंड नेक्स्ट है द फायर सरमन, और फोर्थ है डेथ बाय वाटर, व्हाट द थंडर सैड। तो द बुरियल सेड इसको 2-3 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। द बुरियल सेड चेस, गेम ऑफ चेस है, द शर्मन है, और वाटर एंड थंडर सेड। इस तरह से लास्ट के पॉइंट भी याद करके 2 बार रिवाइज कर लोगे याद होगा। वैसे तो ये पूछ ले जाते कि इसके कौन से पार्ट है और कौन सा पार्ट नहीं है, इसलिए हम ये लर्न होना चाहिए। एलिट्स द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफोक वाज पब्लिश्ड इन 1950। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इनकी पोएम है, इनकी टी.एस. एलियट की। Prufrock present an indecisive and alienated modern individual. फोर क्वार्टर इज वन ऑफ इलियट्स मेजर लेटर पोएटिक वर्क्स, और इनका फोर क्वार्टर के नाम से भी
इम्पोर्टेंट वर्क आता है जो कि लेटर वर्क था, जैसे कि ईस्ट क्वार्टर है और कुछ और भी नाम है उसके। चलो हम जब टीएस एलिट की डिटेल में स्टडी करेंगे तब सब देखेंगे, फिलहाल हम इनके इम्पोर्टेंट ये बस देख रहे हैं। इलियट्स ऐसे ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल्स टैलेंट वाज पब्लिश्ड 1990। और इलियट्स का जो ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट था वो कब पब्लिश हुआ था? 1990 में। इसमें इन्होंने क्या क्रिटिकल वर्क यूज किया है। इलियट्स थ्योरी ऑफ पोएट्री एम्फेसाइज ट्रेडिशंस एंड इम्पर्सनैलिटी। वो जो इलियट की थ्योरी है वो क्या है? पोएट्री एम्फेसाइज ट्रेडिशन एंड इम्पर्सनैलिटी। ये भी इनके जो फ्रेजेस है और जो इनकी थ्योरी है जिस टॉपिक पर दी है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया था क्योंकि इनकी क्रिटिकल वर्क में यूज किए गए और ये क्रिटिकल वर्क है इनकी। इलियट्स कंसेप्ट of objective correlative is associated with the expression of emotions in art। जो एलियट का कंसेप्ट था ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव पे, वो किससे एसोसिएटेड था? एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन इन आर्ट। एलियट रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1948। और एलियट ने नोबेल प्राइज को कब प्राप्त किया था लिटरेचर के लिए? 1948 में। नेक्स्ट हम टॉपिक जो देखते हैं इमेजेस। इसमें मॉडर्न लिटरेचर में इमेजेस का काफ़ी यूज किया गया है। इमेज एम्फेसाइज क्लियरिटी, प्रिसीजन्स, क्लियरिटी एंड इकोनॉमी ऑफ लैंग्वेज। मतलब इसमें इमेज में क्या है? परसेप्शन को यूज किया है, क्लैरिटी को, और इकोनॉमी मतलब लैंग्वेज की जो मितव्ययता उसको यूज किया गया। इमेज के द्वारा ज़्यादा यहाँ पे यूज है। इजरा पाउंड वाज वन ऑफ द लीडिंग फिगर्स ऑफ इमेजेस। इजरा पाउंड जो थे वो इमेजेस के मैन फिगर कहे जाते हैं। इमेजेस से अगर कोई रिलेटिव कहे जाएगा तो फर्स्ट राइटर कौन आएंगे? इजरा पाउंड। एंड टी यू ह्यूम इज रिगार्डेड एज एन इम्पोर्टेंट प्रिकर्सर ऑफ इमेजिंग। और टी यू ह्यूम को क्या कहा जाता है? इसका जो पॉइंट या डेवलप करने का जो श्रेय जाता है, फाउंडेड करने का, वो टी ए ह्यूम को जाता है इमेजेस का यूज कर फर्स्ट। इमेजेस पोएट्री एम्फसाइजेस द डायरेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ द थिंग्स। इमेजेस पोएट्री जो थी वो क्या एम्फसाइज करती है? डायरेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ द थिंग। किस चीज़ का क्या है? डायरेक्ट मतलब किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है, किस तरह से हम इमेज का यूज करके उस चीज को अपने शब्दों में या रिटन में ना कह के वो इमेज के द्वारा कहा जा सकता है। इमेजेस प्रिफर्ड फ्री वर्ड्स एंड प्रिसाइज इमेजरी। इमेजेस जो थे वो क्या प्रेफर्ड करते थे? फ्री वर्ड्स में लिखना, है ना। उनका कोई वर्ड्स, कोई मीटर, कोई फिक्स नहीं था। वो फ्री वर्ड्स में अपनी पोएम को, पोएट्री को लिखते थे और प्रिसाइज इमेजरी में। H.D. Hilda Doolittle was a major imagist poet. Next, Richard Aldington was another important imagist poet. Pound's famous poem In a Stations of the Metro। पाउंड्स की जो फेमस पोएम थी वो क्या है? इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमेजेस पोएट्री। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो वन लाइनर ये पूछ लिया जा सकता है कि इन अ स्टेशन ऑफ मेट्रो किसकी पोएम है और ये किस लिए फेमस है? तो इमेजेस पोएट्री है। द इमेजिस्ट मूवमेंट रिजेक्टेड ऑर्नामेंटल एंड अननेसेसरी लैंग्वेज। जो इमेजिस्ट मूवमेंट था वो किसको रिजेक्ट करता है? ऑर्नामेंटल और अननेसेसरी जो लैंग्वेज उसको ये विरोध अपोज करता है, मतलब रिजेक्ट करता है। इस तरह से जैसे कि जो लोग पहले यूज करते थे सजा धजा के लैंग्वेज को यूज करना और कुछ अननेसेसरी लैंग्वेज का, इन्होंने इसका क्या किया है? इसको रिजेक्ट किया है। इसमें जो इम्पोर्टेंट राइटर थे सबसे, वो हम टी.एस. एलियट को पढ़ चुके हैं, ये थे। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट राइटर हैं पोएट, वो कौन थे? W.B. ईट्स, विलियम बटलर ईट्स। विलियम बटलर ईट्स वाज एन आयरिश एंड ड्रामेटिस्ट थे। एक आयरिश पोएट एंड ड्रामेटिस्ट थे, मतलब पोएट भी थे और ये ड्रामा भी लिखे, ड्रामेटिस्ट भी थे। ईट्स वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1923। और ईट्स ने नोबेल प्राइज कब वॉन किया था? 1923 को। Its poetry combines
आयरिश मैथोलॉजी, सिम्बोलिज्म एंड मॉडर्न कल्चर। ईट्स की जो पोइट्री थी वो क्या कंबाइंस करती थी, जो आयरिश मैथोलॉजी थी। आयरिश मैथोलॉजी मतलब जो पहले की प्राचीन उनका जो सिम्बोलिज्म थे, कल्चर वगैरह, सिम्बोलिज्म एंड मॉडर्न कल्चर को से कंबाइन होती थी। The tower and the winding stair are important collection by its. The Second Coming is one of its most famous poems. Second Comings reflect the disorder and crisis of modern world. The famous phrases things fall apart, ये भी things fall apart ये, और इससे एक चिनवा चिवा ने एक वो भी लिखा है क्या, इंस्पायर होके अपना एक 80 शायद कुछ लिखा, वर्क लिखा है, तो ये उनसे लिया गया था। द सेंटर कैन नॉट होल्ड कम्स फ्रॉम द सेकंड कमिंग, थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड, ये कहाँ से ली गई, ये फ्रेजेस लाइन है सेकंड कमिंग से। इट्स विजन प्रेजेंटेड हिज फिलोसफिकल सिस्टम ऑफ हिस्ट्री। इट्स का जो विजन था वो क्या प्रेजेंट करता है, फिलोसफिकल सिस्टम, हिस्ट्री का जो फिलोसफिकल दार्शनिक सिस्टम है उसको उन्होंने प्रेजेंट किया है। It's developed the concept of गैट्स in a vision. गैट्स का जो कंसेप्ट था उसको डेवलप किया अपने विजन में। नेक्स्ट देखते हैं मॉडर्न नॉवल। द मॉडर्न नॉवेल्स मूव फ्रॉम एक्सटर्नल एक्शन टू इनर कॉन्शियसनेस। जो मॉडर्न नॉवल थे वो किस तरह से जो इनर कॉन्शियस मतलब एक्सटर्नल जो एक्शन थे उससे मूव होके वो इनर कॉन्शियसनेस की ओर मूव कर गए थे। क्योंकि पहले की जो नॉवेल्स लिखे गए वो एक्शन पे काफ़ी डिपेंडेंट होते थे और बेस्ड होते थे, लेकिन जो मॉडर्न नॉवल लिखे गए वो इनर कॉन्शियसनेस पे बेस्ड थे, बेस्ड मतलब आधारित। मॉडर्न नॉवलिस्ट फ्रिक्वेंटली यूज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। जो मॉडर्न नॉवलिस्ट थे उन्होंने अपने नॉवल में प्राय स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज किया है, जिसमें से इम्पोर्टेंट राइटर जेम्स जोयस थे, वर्जीनिया वुल्फ एंड डोरोथी रिचर्डसन आर मेजर प्रैक्टिशनर्स ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। James Joyce Ulysses was published in 1922. Ulysses parallel is structured with Homer's Odyssey. Next, Stephen Dedalus is a major character in Joyce Ulysses. स्टीफन जो डेडालस थे वो क्या थे, मेजर कैरेक्टर्स थे इन जोयस की यूलिसिस में। और टी.एस. एलियट ने भी यूलिसिस लिखा है, वो उनका ड्रामेटिक मोनोलॉग एक पोएम है, लॉन्ग है ना, और ये इनका क्या है, नोवेल है, जेम्स जोयस। ल्यूपोल्ड ब्लूम इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ यूलिसिस। ल्यूपोल्ड ब्लूम क्या है, एक सेंट्रल कैरेक्टर है किसमें, यूलिसिस का, और ये यूलिसिस किसका है, जेम्स जोयस का। मॉली ब्लूम इज अनदर मेजर कैरेक्टर इन यूलिसिस, और मॉली ब्लूम जो अनदर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है किसका, यूलिसिस का। ये यूलिसिस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मॉडर्न पीरियड में है और ये जेम्स जोयस ने लिखी है और इसके कैरेक्टर को पूछ लिया जाता है, और इस पे बेस्ट काफ़ी वर्क यूलिसिस नाम से और भी वर्क लिखे गए हैं, जैसे कि टेनिसन का यूलिसिस है और एक पोएम भी है, ये नोवेल है। जेम्स जोयस पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज यंग मैन प्रेजेंट्स द डेवलपमेंट ऑफ स्टीफन डेडालस। डुब्लिनर्स इज जॉयस कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी। डुब्लिनर्स क्या है, जेम्स जॉयस की एक शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है। फाइन गैंग्स वैक इज जॉयस हाईली एक्सपेरिमेंटल एंड फाइनल नॉवल। फिंगर बैग्स क्या है, जेम्स जॉयस का हाईली एक्सपेरिमेंटल फाइनल नॉवल है। फाइन गैंग्स। Virginia Woolf is famous for her stream of consciousness technique, and Woolf major novels include Mrs. Dalloway. मिसेस डोलावे हमने अभी ये जो एल्टीग्रेड का एग्जाम होता है उसमें ना पढ़ा था, और क्या कहते हैं, इस काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है ये, बिकॉज इसमें से क्वेश्चन भी आए थे। और टू द लाइट हाउस
एंड द बेब्स, ये इनको मेजर नॉवेल्स थे। मिसेस डोलोवे वाज पब्लिश इन 1925। मिसेस डोलोवे कब पब्लिश होता है? 1925 में। मिस डोलोवे टेक प्लेस लार्जली ड्यूरिंग वन डे इन लंदन। मतलब मिसेस डोलोवे जो है वो एक दिन में ही लंदन में इसको क्या कर लिया जाता है, इसको मतलब इसका वो सेट किया कर लिया जाता है। टू द लाइट हाउस वॉज पब्लिश इन 1927। और इनका जो टू द लाइट हाउस था वो कब पब्लिश हुआ था? उससे 2 साल आफ्टर 2 years। किससे? मिसेस डोलावे से 1927 में। द बेस्ट वॉज पब्लिश 1931। और आफ्टर 4 years द वेब्स पब्लिश्ड होता है। ये सब किसके हैं? वर्जीनिया वुल्फ के वर्क है, नॉवल है। वुल्फ ऐसे अ रूम ऑफ वंस ऑन वाज पब्लिश इन 1929। और इनका एक ऐसे था वो कब पब्लिश हुआ था? 1929 में। इसका नाम था अ रूम ऑफ वंस ऑन। अ रूम ऑफ वंस ऑन इज एन इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म। और ये क्या है? फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म वर्क है जो वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा है। ये कैसे है? अ रूम ऑफ वंस ऑन इज एन इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म। वुल्फ ऐसे मॉडर्न फिक्शन डिस्कसेस द नीड फॉर न्यू लिटरेरी टेक्निक्स। जो वुल्फ के ऐसे थे वो क्या थे? मॉडर्न फिक्शन थे, जो किस पे डिस्कशन करते थे? जो वहाँ उस टाइम की जो लिटरेरी टेक्निक की जो न्यू नीड थी उसके ऊपर डिस्कशन किया है। F.D.H. लॉरेंस। एंड नेक्स्ट जो राइटर थे H.D. लॉरेंस, F.D.H. सॉरी एफ तो ये पॉइंट है, D.H. लॉरेंस थे। D.H. लॉरेंस इज नोन फॉर हिज एक्सप्लोरेशंस ऑफ वुमेन रिलेशनशिप, सेक्सुअलिटी एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इनको किस लिए जाना जाता है? एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, मतलब जो ह्यूमन रिलेशनशिप उसके लिए, सेक्सुअलिटी के लिए एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी के लिए इनको जाना जाता है। किसको? D.H. लॉरेंस को। लॉरेंस मेजर नॉवेल्स इंक्लूड सन्स एंड लवर्स। इनके जो मेजर नॉवेल्स है वो कौन था? एक सन्स एंड लवर्स था, द रेनबो एंड वुमेन इन लव। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इनके नॉवेल्स हैं। आप इनको एक बार देख इनकी समरी जरूर पढ़ लेनी चाहिए क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। सन्स एंड लवर वाज पब्लिश्ड इन 1913। सन्स एंड लवर कब पब्लिश हुआ था? 1930। वैसे तो इस जो वीडियो में ये टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं, अगर आपसे इस तरह से इस पे मोस्ट वर्क जो क्वेश्चन है अगर रिलेटेड पीरियड में है तो यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन जिसके सिलेबस में ये राइटर इंक्लूड है इंडिविजुअल, तो आपको इनकी डीपली स्टडी करनी पड़ेगी। सन्स एंड लवर्स इज स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस बाय लॉरेंस फैमिली एक्सपीरियंसेस। सन्स एंड लवर जो है किसको प्रभावित करता है? लॉरेंस का जो फैमिली एक्सपीरियंस है उसको इससे इन्फ्लुएंस्ड है। द रेनबो वाज पब्लिश इन 1950। और रेनबो कब पब्लिश हुआ? 1915 को, ठीक है। वुमेन इन लव वाज पब्लिश्ड इन 1920। इसके 5 साल बाद और publish हुआ था। और ये कब पब्लिश हुआ था? 13 में, ठीक है। सनसेस लवर हुआ था 13 में पब्लिश, रेनबो 15 में एंड 20 में वुमेन इन लव। बस इनकी ये डेट याद रखनी चाहिए क्योंकि ये डेट भी पूछ ली जा रही है आजकल। लॉरेंस पोएट्री ऑफन एक्सप्लोर्स नेचर, ह्यूमन्स इंस्टिंक्ट्स एंड सेक्सुअलिटी। लॉरेंस जो पोएट्री है ऑफन क्या एक्सप्लोर करती है? नेचर को, ह्यूमन को, इंस्टिंक्ट्स एंड सेक्सुअलिटी को। नेक्स्ट जो राइटर है एडल्फ सक्सले एंड जॉर्ज ऑरवेल। एडल्फ सक्सले और जॉर्ज ऑरवेल काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडर्निस्ट राइटर हैं और इन्होंने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया है मॉडर्न लिटरेचर को, क्योंकि इन्होंने जो सोशल बैकग्राउंड है, सोशल जो इंसिडेंट थी उन सबको, जो क्रांति चल रही थी उनको अपने वर्क में किसके द्वारा, इमेजेस के द्वारा, सिम्बॉल्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। जिस तरह से विक्टोरियन एज में जो चार्ल्स डिकेंस थे, इस तरह से मॉडर्न एज में जॉर्ज ऑरवेल्स को कह सकते हैं। एंड एडल्फ हक्सले भी। एडल्फ हक्सले इज फेमस फॉर हिज डायस्टोपियन एंड नॉवेल्स ब्रेव न्यू बर्ड। एडल्फ हक्सले का जो फेमस है वो किसने? डायस्टोपियन नॉवल के लिए फेमस है, ब्रेव न्यू बर्ड। इनका जो डायस्टोपियन नॉवल है ब्रेव न्यू बर्ड के लिए क्या है? फेमस है। ब्रेव न्यू बर्ड वाज पब्लिश इन 1932।
ब्रेव न्यू वर्ल्ड कब पब्लिश हुआ था? 1932 को। अब इस तरह से याद कर लेंगे, जब बैसलैंड 1922 को हुआ था, तो इसके आफ्टर 10 साल बाद 1932 को क्या हुआ था? ब्रेव न्यू वर्ल्ड। जॉर्ज ऑरवेल रोट द डायस्टोपियन नॉवल 1984, और जॉर्ज ऑरवेल ने क्या डायस्टोपियन नॉवल लिखा 1984, ये काफ़ी फेमस है। और इन्होंने क्या लिखा? एनिमल फार्म। 1944 वाज पब्लिश 1949। 1984 जो नॉवेल्स है वो कब लिखा गया था? 1949 को। ऑरवेल्स एनिमल्स फार्म वाज पब्लिश इन 1945, और ऑरवेल्स का जो एनिमल फार्म था वो कब पब्लिश किया था? 1945 को। एनिमल फार्म इज एन एलिगरिकल पॉलिटिकल शटायर, और एनिमल फार्म क्या था? एक एलिगरिकल पॉलिटिकल शटायर था, जो कि रूस की जो क्या होती है पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन हुआ था उसकी जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर थे उसको ही क्या है यूज किया गया है उसमें सिंबल के तौर पर, इमेजेस के रूप में, एनिमल फार्म में। अब हमारी जो टीजीटी एग्जाम में जॉर्ज ऑरवेल को भी इंक्लूड किया गया है, इसलिए इनको डीपली स्टडी करना बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि इसी इनकी इम्पोर्टेंट वर्क है। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट 1984, और ये जो एनिमल फार्म है ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और भी जो उनके वर्क है उनको भी देखना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से भी आ सकते हैं। ऑरवेल्स वर्क स्ट्रांगली क्रिटिसाइज टोटलिटेरियनिज्म एंड पॉलिटिकल ऑपरेशंस। इनके जो वर्क थे उन्होंने क्रिटिसाइज किसको किया है? टोटलिटेरियनिज्म मतलब क्या होता है? जो सर्वसत्ताधारी सरकार होती है उसको, और पॉलिटिकल ऑपरेशन को, जो राजनीतिक ऑपरेशंस मतलब जो दबाव प्रेशर होता है उसको क्रिटिसाइज किया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो देखते हैं, मॉडर्न ड्रामा। मॉडर्न ड्रामा रिजेक्टेड मैनी कन्वेंशनल विक्टोरियन मेलोड्रामा। मॉडर्न ड्रामा ने किसको, जो मैनी कन्वेंशनल जो पारंपरिक ड्रामे थे और जो विक्टोरियन मेलोड्रामा था उसको क्या क्या रिजेक्ट किया है? जीबी शाह वाज अ मेजर मॉडर्न ड्रामेटिस्ट, और जीबी शाह जो थे मॉडर्न ड्रामा के सबसे मुख्य राइटर थे। शाह वाज एसोसिएटेड विद द फैबियन सोसाइटी। शाह किससे, कौन सी सोसाइटी से एसोसिएटेड थे? फैबियन सोसाइटी, ये याद रखना, ठीक है। शाह वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1925, और शाह ने, जॉर्ज बर्नार्ड शाह ने जो नोबेल प्राइज प्राप्त किया था कब किया था? 1925 को। पिग्मलियन इज वन ऑफ शाह's मोस्ट फेमस प्लेस। पिग्मलियन इनका इम्पोर्टेंट एंड फेमस प्ले है। पिग्मलियन वाज फर्स्ट परफॉर्म इन 1913, और जो ये कब फर्स्ट जो परफॉर्म हुआ था कब हुआ था? 1913 को। जॉर्ज बर्नार्ड शाह introduced intellectual debates and social criticism into drama। शाह ने क्या यूज किया है? इंटेलेक्चुअल डिबेट यूज किया है एंड सोशल क्रिटिसिज्म यूज किया है अपने ड्रामा में। जॉन गाल्सवर्दी इज नोन फॉर सोशल क्रिटिसिज्म हिज प्लेस एंड नॉवेल्स, और जॉन गाल्सवर्दी भी मॉडर्न जो पीरियड था उसके राइटर्स रहे हैं। उन्होंने भी सोशल क्रिटिसिज्म यूज किया है अपने नॉवेल्स में और प्लेज में। J.M. Singe was an important Irish dramatist associated with the Irish literary revival। J.M. सिंगे वो क्या थे? इम्पोर्टेंट आयरिश ड्रामाटिस्ट थे, जो एसोसिएटेड थे किससे था? आयरिश लिटरेरी रिवाइवल से। द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड इज सिंगेस फेमस प्ले। द प्ले बॉय किसका? वेस्टर्न वर्ल्ड का ये क्या है? फेमस प्ले है सिंगे का। द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, ये पूरा टाइटल है इसका। सीन ओ कैशी इज अनदर इम्पोर्टेंट आयरिश ड्रामाटिस्ट। सीन ओ कैसी भी एक आयरिश ड्रामाटिस्ट थे। टी.एस. एलियट also wrote important poetic dramas, और टी.एस. एलियट ने भी पोएटिक इम्पोर्टेंट पोएटिक ड्रामा लिखे हैं, जैसे कि इलियस मॉडर्न द कैथेड्रल इज मेजर पोएटिक ड्रामा। ये मतलब पोएम के फॉर्म में उन्होंने एक ड्रामा लिखा है जो काफ़ी पॉपुलर हुआ था। ये भी इसमें जो हमारे पीजीटी के सिलेबस में राइटर हैं टी.एस. एलियट, और उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए हम इनको डिटेल में इंडिविजुअल इनके सेपरेट स्टडी करेंगे। तो इनके सारे जो इम्पोर्टेंट वर्क है उनको भी हम देखेंगे।
मर्डर इन द कैथेड्रल डील्स विद द मार्टरडम ऑफ थॉमस बेकेट, मतलब जो शहीद हैं उस पे क्या करता है, ये डील करता है, थॉमस बेकेट। थिएटर ऑफ द अपसर्ड, और इस समय थिएटर ऑफ द अपसर्ड का यूज हुआ था। थिएटर ऑफ द अपसर्ड बिकम प्रोमिनेंट आफ्टर वर्ल्ड वार 2। वर्ल्ड वार 2 के बाद जो थिएटर ऑफ अपसर्ड था, क्या काफी प्रोमिनेंट पार्ट बन गया था मॉडर्न लिटरेचर का। द the term theater of the absurd was popularized by Martin एस्लिन। जो द टर्म था थिएटर ऑफ द absurd किसके द्वारा पॉपुलराइज किया था, मार्टिन एस्लिन के द्वारा। मार्टिन एस्लिन्स बुक्स द थिएटर ऑफ द absurd appeared in 1961। 1961 में आया था ये इनका कौन सा वर्क, द थिएटर ऑफ द absurd क्या है, मार्टिन एस्लिन का वर्क है। सैमुअल बेकेट इज मोस्ट फेमस ड्रामेटिस्ट ऑफ द थिएटर ऑफ द absurd। जो सैमुअल बेकेट थे क्या थे, मोस्ट फेमस ड्रामेटिस्ट थे थिएटर ऑफ द absurd के। बेकेट्स वेटिंग फॉर गॉडेट इज लैंडमार्क absurdist प्ले, और जो बेकेट का क्या था, वेटिंग फॉर गॉडेट था, ये क्या था, absurdist लैंडमार्क absurd ड्रामा प्ले था। गोडोट नेवर अपियर इन द प्ले, मतलब ये जो पोयम है, ये प्ले जो वेटिंग फॉर द गोडेट रिवील्स अराउंड व्लादिमीर, सॉरी यहाँ पे यार, वेटिंग फॉर गोडेट वाज रिटन फ्रेंच एंड अटेंडेंस। ये कहाँ से आ गया। वेटिंग फॉर गोडोट रिवील्स अराउंड व्लादिमीर एंड एस्ट्रोगोन। गोडोट नेवर अपीयर्स इन द प्ले, और गोडोट कभी भी प्ले में नहीं दिखाई देता है। वेटिंग फॉर गोडोट जो इसका नाम है टाइटल, लेकिन गोडोट कभी इस प्ले में दिखाई नहीं देता है। Absurd drama often emphasizes meaninglessness, uncertainty and existential anxiety। जो absurd ड्रामा है वो काफी एब्सेंस करता है, काफी काफी किस पे जोर देता है, मीनिंगलेस, मतलब उसका कुछ मीनिंग नहीं होता, अनसर्टेनिटी होती है इन ड्रामा में, और एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी होती है। यूगिन लॉन स्को इज अनदर मेजर absurd ड्रामा, एंड हैरोल्ड पिंटर भी absurd ड्रामिस्ट के रूप में माने जाते हैं, जिन्होंने क्या लिखा, द बर्थडे पार्टी, और भी कुछ इनके जो वो है, उनके जो वर्क है, उनके जो प्ले, में समझ में नहीं आता कि कौन सी चीज़ कहाँ से, और उसमें एक्सक्लूड हो रही है, काफ़ी डिस्टरबेंस रहता है ऐसे प्ले में और ड्रामा में। फेमस फॉर हिज डिस्टिंक्ट यूज ऑफ पॉजेस, साइलेंस एंड मीन्स, पिंटर्स ड्रामा इज ऑफन कॉल्ड द कॉमेडी ऑफ मीने। कॉमेडी ऑफ मीने किसे कहा जाता है, हॉरल पिंटर के ड्रामा को, और ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था। लिटरेरी मूवमेंट्स एंड टर्म्स, और इस समय जो लिटरेरी मूवमेंट्स थे और टर्म्स थे, अब वो देख लेते हैं वो कौन कौन सी यूज थे। सबसे पहले क्या यूज था, एक्सप्रेशनिज्म एम्फेसाइज सब्जेक्टिव इमोशंस एक्सपीरियंस रेदर देन ऑब्जेक्टिव रियलिटी। ये जो टॉपिक था एक्सप्रेशनिज्म, सरेलिज्म और डेडिज्म, ये सब किसके पार्ट हैं, अभी जो एल्टीग्रेड और जीआईसी का एग्जाम होता है उसमें ये सभी टर्म्स पूछे गए थे और कहते सिलेबस में इंक्लूड थे, तो ये हमें पता होना चाहिए व्हाट इज एक्सप्रेशन। किसको सब्जेक्टिव इमोशन और एक्सपीरियंस ऑब्जेक्टिव रियलिटी की बजाय ये किसको एम्फसाइज करता है, सब्जेक्टिव एंड इमोशनल एक्सपीरियंस को। Surrealism emphasized dreams, the consciousness and irrational imagery. That is emerged during the period of World War I.
जेडेइज्म कब से इमर्ज हुआ था? वर्ल्ड वार फर्स्ट के टाइम पे। एक्सिस्टेंस एग्जिस्टेंटियलिज्म बिकम्स इन्फ्लुएंस इन पोस्ट वार लिटरेचर। और जो एग्जिस्टेंटियलिज्म जो था वो कब इन्फ्लुएंस किया हुआ था? जो पोस्ट वार लिटरेचर था उसमें काफी इन्फ्लुएंस हुआ था, काफी ये प्रभावित मतलब इंक्लूड किया गया था। फ्रेगमेंटेशन इज वन ऑफ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ मॉडर्निस्ट लिटरेचर। फ्रेगमेंटेशन जो था ये भी काफी इंपॉर्टेंट फीचर था किसका? मॉडर्न लिटरेचर में। एलिनेशन इज रिकरिंग थीम इन मॉडर्न लिटरेचर। माइथोलॉजिकल मेथड इज स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड विद टी.एस. एलियट एंड जेम्स जॉयस। माइथोलॉजिकल मेथड से कौन एसोसिएटेड था? टी.एस. एलियट एंड जेम्स जॉयस। Eliot describes the mythological method as a way of imposing order on modern experience. Stream of consciousness attempts to represent the continuous flow of characters' thought. स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस जो था वो किसका मतलब क्या इसका इसका मीनिंग क्या रिप्रेजेंट करता है? कंटिन्यूस फ्लो ऑफ अ कैरेक्टर्स थॉट। मतलब जो किसी कैरेक्टर्स के माइंड में जो अंदर ही थॉट्स चलते हैं ना, उसके अंदर से जो कंटिन्यू फ्लो होता है थॉट्स का, विचारों का, उसको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस कहा गया। इंटीरियर मोनोलॉग रिप्रेजेंटेड द इनर थॉट ऑफ अ कैरेक्टर। इंटीरियर मोनोलॉग जो है वो क्या प्रेजेंट करता है? इनर थॉट, मतलब किसी भी कैरेक्टर्स के जो अंदर के जो अपने थॉट्स होते हैं, जो चलते हैं किसी भी चीज को लेकर, किसी के बारे में जो सोचता है, उसको क्या करता है? प्रेजेंट करता है। फ्री वर्स बिकम इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट इन मॉडर्निस्ट पोएट्री। फ्री वर्स जो था वो काफ़ी इंक्रीज हुआ था किसमें? मॉडर्न पोएट्री में। मोस्ट ऑफ द राइटर ने फ्री वर्स का यूज किया है किसमें? अपनी मॉडर्न पोएट्री में और प्लेज वर्क में। एल्यूजन इज एक्सटेंसिवली यूज्ड बाय मॉडर्निस्ट पोएट। एल्यूजन भी यूज किया गया है मॉडर्निस्ट पोएट्स के द्वारा। मॉडर्निस्ट लिटरेचर्स फ्रिक्वेंटली एम्प्लॉयज मल्टीपल पर्सपेक्टिव। और इस टाइम का क्या है? मल्टीपल, बहुत सारे पर्सपेक्टिव जो दृष्टिकोण थे लोग वो क्या है? यूज किए गए हैं मॉडर्न लिटरेचर में, मॉडर्निस्ट लिटरेचर थे। फ्रिगमेंटेशन एंड नॉन लीनियर क्रोनोलॉजी आर इम्पोर्टेंट मॉडर्निस्ट नैरेटिव टेक्निक। अब हम क्या देखते हैं? इंपॉर्टेंट ऑथर वर्क्स एंड रैपिड रिवीजन कर लेते हैं। जो भी हमने पढ़ा उसको बस एज अ वर्ड, की वर्ड के रूप में देखते हैं। टी.एस. एलियट का क्या था? मॉडर्न लिटरेचर वेस्ट एंड। टी.एस. एलियट द लव सॉन्ग ऑफ जेल प्रूफोक। इजरा पाउंड द कैंटोस। डब्ल्यू बीट्स द सेकंड कमिंग। जेम्स जोयस यूलिसिस। वज्रा पांड को उन्होंने क्या डेडिकेट किया है? द बेस्ट लैंड। टी.एस. एलियट ने। जेम्स जोयस डुवलिनर्स। वर्जीनिया वुल्फ मिसिस डोलावे। वर्जीनिया वुल्फ का और जो था नेक्स्ट टू द लाइट हाउस। डी.एस. लॉरेंस सन्स एंड लवर्स। डी.एस. लॉरेंस का वुमेन इन लव। जॉर्ज वर्नर शॉ पिग्मैलियन। सैमुअल बकेट वेटिंग फॉर गोडर। जॉर्ज ऑरवेल एनिमल फार्म। एंड जॉर्ज ऑरवेल का और इम्पोर्टेंट पर रखे 1984। एडल्स हक्सले का ब्रेव न्यू वर्ल्ड। जोसेफ कर्नाड का है हार्ट ऑफ डार्कनेस। ई.एम. फॉस्टर का है अ पैसेज टू इंडिया। जेम्स जॉयस का पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। जेम्स जॉयस ने क्या लिखा? पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। ग्राहम ग्रीन द पावर एंड द ग्लोरी। विलियम गोल्डिंग लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। और देख लेते हैं कुछ फैक्ट्स के रूप में। ये जो एंजाइटी मॉडर्न एज को कहा गया था। बेस्टलैंड टी.एस. एलियट, यूलिसिस जेम्स जॉयस, मिसेस डोलावे, वर्जीनिया वुल्फ। सन्स एंड लवर्स डी.एस. लॉरेंस, वेटिंग फॉर गोडर सैमुअल बेकेट, पिग्मैलियन जी.बी. शाह, ब्रेव न्यू वर्ल्ड एडल्स हक्सले, एनिमल फार्म जॉर्ज ऑरवेल, 1984 जॉर्ज ऑरवेल। सेकंड कमिंग डब्ल्यू.बी. ईट्स, द थिएटर ऑफ absurd मार्टिन एसेल, एस्लिन इमेजिन इजरा पाउंड।
स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस जेम्स जॉयस ने वर्जीनिया वुल्फ से एसोसिएटेड था। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टी.एस. एलियट। मिथिकल मेथड टी.एस. एलियट। कॉमेडी ऑफ मीनिंग हैरोल्ड पिल्टर। आज टुडे रिवाइवल एट्स सिंगे लेडी ग्रेगोरी। मॉडर्निज्म एक्सपेरिमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन एलिनेशन, ये मॉडर्निज्म के क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक थे। मॉडर्निटेशन इनर कॉन्सिस्टेंस साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस लॉस ऑफ सर्टेनिटी। ये सब इसके पार्ट हैं। हमने लास्ट में काफ़ी तेज रैपिड क्या कहते हैं रिवीजन किया है, क्योंकि उस समय थोड़ा टाइम की कमी है। लेकिन आप डिटेल में अच्छे से पॉज करके इस वीडियो को देख लें और अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट करें, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट जो भी सारे फैक्ट्स हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये हमारे लर्न होने चाहिए, याद होने चाहिए। अभी हमने एक ओनली एज के जो इम्पोर्टेंट राइटर है और उनके वर्क इम्पोर्टेंट वर्क देखे। बाकी जो भी हमारे सिलेबस में होंगे इम्पोर्टेंट राइटर, हम उनको डिटेल स्टडी करेंगे और उनके सारे वर्क को देखेंगे। और नाउ अब हम आपसे अपनी वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप कोई भी ऐसी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है जो कि आप पूछना चाहते हैं, या कुछ ऐसी मतलब सब्जेक्ट पे वीडियो है जो आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, पढ़ाऊँ, चाहे वो ग्रामर से हो, लिटरेचर से हो, लिटरेरी टर्म्स हो, किसी भी टॉपिक का आप किसी भी वीडियो के बारे में पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली उसको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। नाउ वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।